नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 RS पर। मैं विकास शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको ध्यान ही है कि मैं आपको लेके चलूंगा आज पॉलिटी की क्लास में। इसमें पॉलिटी की क्लास में, और यह पॉलिटी की क्लास डेडिकेटेड रहेगी किसके लिए? RS के लिए, एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। और मैं पुनः कह दूं, जो EORO के एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी हैं, अभी भी उनके फ़ोन आ रहे हैं। तो देखो, अभी भी आपको है ना, कोई माइंड में डुअलिटी नहीं रखनी चाहिए। एग्ज़ाम आपका मई में है तो चिंता मत करो। 11 फरवरी तक, जनवरी में तो आपका ये जो कोर्स चल रहा है पूरा फिनिश हो ही जाएगा। उसके बाद आपके पास कोर्स अवेलेबल है ना, तैयारी करो उसमें। और टेस्ट सीरीज तो अनलिमिटेड चलती रहेंगी, डिस्कशन हमारे बीच बीच में आते रहेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली लेने की बात ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम देखेंगे आर्टिकल 22 से स्टार्ट करेंगे। क्या? आर्टिकल 22 बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। पुलिस पकड़ के ले गई, क्या करें? क्यों पकड़ के ले गई? तो आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों के बारे में समझ लो। आर्टिकल 22 देख लेते हैं। ये आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें गिरफ्तारी और आपको डिटेंशन में संरक्षण प्राप्त होता है। डिटेंशन मतलब निरोध, कि भैया इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, अंदर रहो अंदर रहो। तो भैया इन पुलिस आपको यदि ऐसे डिटेंशन करती है, गिरफ्तार करके ले के जाती है, तो कुछ दिशाओं में हमें संरक्षण प्राप्त है। वो संरक्षण क्या क्या है उसको देखेंगे। हमें भी तो कुछ राइट्स हैं, गिरफ्तार होने वाले के भी कुछ राइट्स हैं। जैसे कि वो वकील को फ़ोन करने दो मुझे। अब वो अलग बात है कि झापट मार के बोलते कोई वकील को फ़ोन नहीं होगा, पुलिस वाला बैठ रहे हैं, मैं सुनने को मिलता है ना आपको। ऐसा ही आर्टिकल 22 की यदि बात करूं तो ये क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब वो दशाओं के बारे में हम अभी देखेंगे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 के बारे में देखेंगे। इसमें आर्टिकल 22(1) और 22(2), क्या? आर्टिकल 22(1) और 22(2) ये क्या कहता है? देखो, किसी व्यक्ति को जो आपके जो सामान्य जो आपके दंड की विधियां हैं उसके अधीन यदि आप किसी को गिरफ्तार करते हो तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं। और वह अधिकार क्या क्या होते हैं आप सब अधिकतर जानते भी हैं। जैसा कि पहला अधिकार तो यही हो जाता है कि भैया गिरफ्तार कराया तो ये तो बताओ मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया है, भैया क्यों पकड़ के लेके आए हो। तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। क्या? पहला पॉइंट ध्यान रखना, यदि आपको पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ये दिगर बात है कि पुलिस वाला आपको बतावे नहीं कि क्यों करके लेके आओ, दहलट चलो अंदर। लेकिन आपको ये संविधान ने अधिकार दे रखे हैं, यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। क्लियर? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। अपनी, दूसरे की नहीं, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। क्या? अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको अधिकार होता है। दूसरा, आप बोलते हो मुझे मेरे वकील से तो बात करने दो। नहीं, अभी हम वकील से बात नहीं करने देंगे। पुलिस वाला कहता है ना, पिक्चरों में देखा होगा। हाँ, तो आपको ये आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि जो आपकी रुचि के वकील हैं, हाँ, अपनी रुचि के वकील से आप मामला आप कोर्ट में प्रस्तुत करा सकते हो। कि जो आपकी रुचि का वकील है आप उससे अपने मामले को कोर्ट में प्रस्तुत कराने का भी आपको अधिकार है। अपनी रुचि के वकील के द्वारा अपने मामले को कोर्ट में प्रस्तुत
कराने का अधिकार आपको है। ये भी, ये दोनों पिक्चरों में देखो, पिक्चरों से देख के कितनी सारी बातें आप सीख जाते हैं। अगली बात तीसरी और इम्पोर्टेंट, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे कि मुझे 12 बजे दिन में पकड़ के लेके गए हैं, तो ये इनको कंपलसरी हो जाएगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब 12 बजे से लेकर 12 बजे तक, 24 घंटे, अगले दिन के 12 बजे तक। तो क्या बोला मैंने, 24 घंटे के अंतर्गत यदि आपको गिरफ्तार किया है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। क्या? 24 घंटे के अंतर्गत। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार आपको है कि भैया क्यों नहीं करके आ रहे, मुझे बताओ, है ना। अब देखो, ये 24 घंटे में कुछ बातें समझो। अगर संडे पड़ गया, कोर्ट खुला ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, साहब संडे पड़ गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, 24 घंटे में करके तो संविधान में लिखा है। तो संविधान में यह लिखा है दोस्तों कि 24 घंटे में यदि अवकाश है, यात्रा में कोई समय लग रहा है, तो यह इसमें शामिल नहीं होगा। मतलब 24 घंटे में अवकाश या यात्रा में लगने वाला समय शामिल नहीं होगा। स्पष्ट है बात? क्लियर है? 24 घंटे में लगने वाला जो समय में अवकाश हो गया, आप पंजाब से लेके भैया यूपी में लेके आ रहे हैं, तो यात्रा में जो समय लग रहा है उसको शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? यात्रा और अवकाश में लगने वाला समय इसमें शामिल नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों 2-3 बातें हैं, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्या? उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ आप टर्मिनोलॉजी उनको एक बार और देख लें। जैसे आपने कई बार सुना होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। कश्मीर में गुपकार गैंग को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रखा है। कई बार कहती है ना महबूबा मुफ्ती कि साहब हमें तो डिटेंशन कर रखा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रखा है, कहती नहीं कहती? तो दो शब्द समझो, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। इंपॉर्टेंट है, दोनों समझो एक बार, दोनों शब्दों को समझो। एक डिटेंशन तो होता है प्रिवेंटिव, कौन सा? प्रिवेंटिव। एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्यूनिटिव। एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव आपका क्या होता है? पनिशमेंट से बना है, ये दंडात्मक। एक क्या होता है? दंडात्मक। एक क्या होता है? निवारक। और एक क्या होता है? एक होता है निवारक। निवारक या निवारक मतलब कि प्रिवेंटिव। आप कहते हैं ना डिटेंशन मतलब निरोध, ठीक है ना। आप कई बार कहते हैं कि साहब निवारक, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, आप बीमारी का इलाज करो, उससे बढ़िया है कि आप अपने आप को प्रिवेंट करो। ज़्यादा तला भुना ना खाओ, एक्सरसाइज करो, तो आने वाली बीमारियां होंगी नहीं। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है। इसको किस लिए आपने रोक रखा है? कि कोई समस्या खड़ी नहीं हो जाए, इसलिए हमने इसको भैया प्रिवेंट कर रखा है। मतलब आपको लगे कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो अपराध करने से पूर्व ही आप क्या करते हो? आपको संदेह है ना, मतलब अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर यदि व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। और बेसिकली हम ऐसा करते क्यों है? प्रिवेंटिव डिटेंशन हम इसीलिए करते हैं कि कानून व्यवस्था को कोई चोट नहीं पहुंच जाए, है कोई अपराध नहीं कर दे तो उसको पहले रोक दो। जैसे इलेक्शन के टाइम पे आप देखते हैं सारे हिस्ट्री सीटर को उठा के बंद कर देते हैं, चलो अंदर, बोले ये फिर कहीं अराजकता फैला दें, डेमोक्रेसी में क्या करते हैं? सेंध लगा दें। तो ये आपकी क्या कहलाती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसी को बोलते हैं निवारक निरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवारक निरोध बोलते हैं। एक हो गया दंडात्मक प्यूनिटिव। इसमें तो बड़े सिंपल सा है, कोई व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने पर यह सिद्ध हो जाता है कि हाँ साहब इसी ने ये अपराध किया है, तो उसको कारावास में रखा जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंडात्मक निरोध बोलते हैं। क्लियर है? इसको और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिवेंटिव, निवारक निरोध।
और निवारक निरोध में आपको क्या बोला मैंने, अपराध करने के पूर्व संदेह के आधार पर, है ना। आपको लगे कि साहब ये अपराध कर सकता है, आपको संदेह हो, तो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो। इसका उद्देश्य क्या है साहब? एक तो वही बात है भैया कि कानून व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे, कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना। मेन क्या उद्देश्य है? कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना। हाँ, और अपराध तो रोकना ही। तो ये भैया कोई अपराध नहीं हो जाए, कोई अपराध नहीं हो जाए, तो दोनों काम करना ही इसका मूल उद्देश्य है। चले, ये तो थी प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, तो आपको पता ही है। दंडात्मक मतलब कि दोष सिद्ध हो जाना। किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया और उसका दोष सिद्ध हो गया, अपराध किया और यह अपराध क्या बोले मैंने, सिद्ध दोष हो गया, मतलब दोष सिद्ध हो गया, तो आप क्या करोगे, इसको जेल में जाके पटक दोगे, भैया यही कारावास। प्यूनिटिव, दंडात्मक निरोध, क्या दंड दे रहे हैं आप। ये दोनों चीजें क्लियर हैं आपको? क्लियर हैं? चलो बहुत बढ़िया। पूरी एक्टिंग करनी पड़ती है भैया। देखो ये बेसिकली आप सबको मालूम है रिकॉर्डेड क्लास है। मेरा 3-4 दिन का बड़ा इंटेंस प्रवास है महाराष्ट्र में, तो इसलिए आपकी पढ़ाई नहीं इफेक्ट हो, तो इसलिए भैया आप देखेंगे सर क्या बात है, मॉर्निंग वाले लेक्चर में भी यही कुर्ते में इसी तरीके से दिख रहे हो, दोपहर वाले में भी यही कुर्ते में दिख रहे हो। अरे भैया उसके पीछे कारण ये है कि रात के 2:30 बज रहे हैं आज, और मैं आज के रात के 2:30 बजे भी आपके लिए रिकॉर्ड करके आपको दे के जा रहा हूँ, कि ऐसा नहीं हो कि हमारे छात्रों को लगे कि भैया बीच में ब्रेक पड़ गया या कुछ पढ़ा उसमें अब मेरी कंटिन्यूटी ख़त्म नहीं हो जाए। तो भैया आज देख लो आप कितने घंटे से इसी सफ़ेद कुर्ते में आपके साथ में हाजिर हो गए, चौका छक्का मार रहे हैं अपन। क्लियर? चलो कुछ शर्तें हैं वो ध्यान कर लो इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। क्या कुछ शर्तें हैं वह ध्यान कर लो। देखो दोस्तों, ये जो मैंने आपसे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी ना, वकील लेके आओ, गिरफ्तार क्यों किया गया है, 24 घंटे में भैया प्रेजेंट करो, ये हम जो नागरिक हैं ना हमारे देश का, हमें तो प्राप्त हैं, लेकिन ये अधिकार विदेशी शत्रु और किसी को आप निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति है उसको प्राप्त नहीं है। पहली बात, क्या ये अधिकार विदेशी शत्रु और निवारक नज़रबंदियों को प्राप्त, गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। कौन? विदेशी शत्रु। पाकिस्तान से किसी को पकड़ के लेके आओ और वो बोल दे नहीं साहब तुम्हारे यहाँ तो बोल रखा है, मेरे मनमाफिक वकील आएगा, मेरे मनमाफिक क्या आएगा, 24 घंटे में प्रस्तुत करो, तो विदेशी कोई शत्रु है। हाँ, और निवारक रूप में आपने नजरबंद में गिरफ्तार कर रखा है। मेरी भी के नजरें बार बार बंद हो रही हैं और मैं सोच रहा हूँ यार कैसे खींचे, फिर मॉर्निंग में फिर सुबह 6 बजे क्लास है, 2:30 तो अभी बज गए। विदेशी शत्रु प्लस निवारक नजरबंद, विदेशी शत्रु प्लस निवारक नजरबंद में गिरफ्तार व्यक्ति को भी भैया ये प्राप्त नहीं है। क्लियर? आपने खूब सुना होगा वो संजय दत्त को टाडा में पकड़ लिया था ना, टाडा मीसा, सही कानून है, टाडा मीसा, पोटा है, मकोका है। हाँ, यदि इन कानूनों के तहत किसी को आप निवारक नज़रबंदी के तहत किसी को आप हेल्ड करते हैं तो क्या होगा, तो भी भैया आपको ये बेसिकली कुछ इमीडिएट 24 घंटे वाले ऐसे कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते, जैसे कि टाडा हो गया, मीसा हो गया, पोटा हो गया, मकोका हो गया। क्लियर? संजय दत्त निकम्मा पकड़ा ही गया था इसमें। लोग पता नहीं ऐसे नीचे आदमियों की फोटो कैसे लगा लेते हैं अपने कमरों में। या 1 नंबर का छोड़ो अब क्या बोले। हाँ,
मतलब कि टाडा, मीसा, पोटा, मकोका आदि निवारक नज़रबंदी के तहत आते हैं और भारत में इसके माध्यम से जिसको भी आप व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे, हाँ, तो 3 माह से आपको अधिक मतलब 3 माह तक तो क्या आप उसको कैद में रख सकते हो, 3 माह तक तो। लेकिन 3 माह के बाद आपको क्या है, एक सलाहकारी बोर्ड है, हाँ, उसकी सिफारिश लेनी पड़ेगी कि हाँ साहब ये खतरनाक अपराधी हैं, इस टाडा, मीसा, पोटा और मकोका के अंतर्गत हमने इनको निवारक रूप से नज़रबंद कर रखा है, निवारक, प्रिवेंटिव, क्योंकि इनको छोड़ दिया तो बाहर क्या कर देंगे, आतंक फैला देंगे ये। तो ये बोर्ड के पास लेके जाते हैं कि साहब 3 माह आपको हो गए, अब 3 माह से ऊपर यदि आपको ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को रखना है, अपराधियों को रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक सलाहकारी बोर्ड से आपको सिफारिश लेनी पड़ेगी। 3 माह से 3 माह तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 माह से अधिक रखना है तो आपको किसकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। और देखो ये जो टाडा है, मीसा है, पोटा है, मकोका है, इसके अंतर्गत यदि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको उसको कहाँ लेके जाना है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। लेके चले गए किसी खुकर आतंकवादी को, मालूम पड़ा उन्होंने पूरी मजिस्ट्रेट की सीट ही जो उड़ा दी, बम विस्फोट कर दी, तो बोले यहीं सुनवाई कर लेंगे जेल में। क्या जेल में सुनवाई कर लेंगे, इनको तो बाहर इनको मत निकालो, इनको बाहर मत निकालो। चलें आगे। तो ध्यान रखना 3 माह का विशेष क्लॉज ध्यान रखना, 3 माह से अधिक यदि आपको निवारक नजरबंद रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सलाहकारी बोर्ड के समक्ष जाना पड़ेगा। और सलाहकारी बोर्ड यदि सिफारिश करता है कि नहीं इनको रखना बहुत जरूरी है, तो आप पुनः इनको निवारक नजरबंद के अंतर्गत रख सकते हो। स्पष्ट है? चलो साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल हो गया। अब देखो, जैसे आपने देखा कि आपको गिरफ्तार और निवारक नज़रबंद जो कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ अधिकार प्राप्त है, ऐसे ही दोस्तों हमें कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त है। क्या? और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत बताए गए हैं। और आर्टिकल 23 और 24 मतलब इसके 2 भाग हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के, तो हम दोनों को देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या हो गया दोस्तों, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर लेते हैं। क्लियर? आर्टिकल कौन सा हो गया आपका, 23 और 24। आर्टिकल कौन सा हो गया ये, 23 और 24, मतलब इसके 2 भाग है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। चलो जी, आर्टिकल 23 देख लेते हैं। आर्टिकल 23 में आर्टिकल 23 1 और 2 तरीके इसमें पार्ट आते हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। 23 1 क्या बोलता है, देखो ये देखते ना, आपने कभी ढोरों का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन देखा है, सामान का ट्रांसपोर्टेशन देखा है, खरीद बिक्री देखी है, आप मानव की भी आपने खरीद बिक्री सुनी होगी। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी अपने राजस्थान में जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि लड़कियों को खरीद के भैया ले जाते हैं। ऐसे ही बंगाल में, नेपाल में, यहाँ तो स्थिति और भी बहुत विकट है, यहाँ पर स्थिति और भी बहुत विकट है। तो मैं आर्टिकल 23 1 में किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहा हूँ, मानव का दुर्व्यापार की बात कर रहा हूँ। ये शोषण है ना, शोषण ही तो हो रहा है इसका, मानव का। बेच देते हो आप उसको, फिर भैया वो
आप उसको एक तरीके से बंधुआ मजदूर के रूप में काम में लेते हो, और भी गलत कामों में लेते हो भैया। तो ये कौन 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 से हो गए? एक तो हो गए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या हो गया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का दुर्व्यापार। आप बेगार कराते हो। बेगार से क्या तात्पर्य है? कि जो वो मेहनत श्रम कर रहा है उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं दे रहे, आप बेगार कराते हो, जबरदस्ती किसी से श्रम कराते हो, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, बेगार हो गई, बलात्श्रम हो गया। क्या? बलात्श्रम होगा। इन सभी चीजों को शोषण के विरुद्ध अधिकार का आर्टिकल 23 एक क्या करता है? प्रतिषेध करता है, हाँ? और इस उपबंध का ये जो है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेकार या बलात्श्रम, इसको क्या माना गया है? अपराध माना गया है, और विधि के अनुसार इसको दंडनीय माना गया है कि सब दंड मिलेगा यदि इस प्रकार का आप कोई भी करते हुए पाए गए तो। क्लियर? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, क्या? मानव दुर्व्यापार, 23(1). क्लियर? 23(2) क्या कहता है? 23(2) 23(2) कहता है दोस्तों, जैसे कि जो स्टेट है, हाँ, कि मुझे कोई पानी सबको प्रोवाइड कराना है, नल वगैरह लगवाने हैं, तो मैं ये कह के मना नहीं कर सकता कि साहब यहाँ पर देखो ये क्या बोलते हैं, जो अनिवार्य सेवा है इसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी, ऐसा मैं नहीं कर सकता। इस धर्म वाले को मिलेगा, इस जाति वाले को नहीं मिलेगा, हाँ? साइकिल बांट रहा हूँ तो इस वर्ग वाले को नहीं मिलेगा, इस वर्ग वाले को मिलेगा, ये सब काम नहीं कर सकते। तो ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। किसमें? 23(2) में भी क्या बोलता है? राज्य को जो आपके सार्वजनिक प्रयोजन है उसके अंतर्गत जो आप अनिवार्य सेवा अधिरोपित करते हो, उसके लिए आप समान रूप से सबको वितरित करनी पड़ेगी, आप उसके लिए मना नहीं कर सकती, हाँ? क्लियर? मतलब ऐसी सेवा यदि आप देते हैं तो किसी धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर आपको विभेद नहीं कर सकते आप। क्लियर है? क्लियर है? 23(2). क्लियर? एक शब्द और है, मानव दुर्व्यापार। कौन सा शब्द है? मानव दुर्व्यापार। कौन सा शब्द है? मानव दुर्व्यापार। और ये मानव दुर्व्यापार क्या बोलता है? मानव दुर्व्यापार में हम देखो, मानव में किस किस को लेते हैं? पुरुष को लेते हैं, महिलाओं को लेते हैं, बच्चों को लेते हैं। इनको वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री करना, यही आपका क्या कहलाता है? मानव दुर्व्यापार कहलाता है, हाँ? महिलाओं को, बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार, मतलब कि उनको आप भीख मांग रहे हो, वेश्यावृत्ति में डाल रहे हो, ये सारे किस में आते हैं? मानव दुर्व्यापार में आते हैं। इसी तरीके से एक देवदासी और दास प्रथा थी, यह भी किस में आती है? मानव दुर्व्यापार में आती है। क्लियर? क्या बोला मैंने पहला? कि किसी पुरुष, महिला और बच्चे, है ना, मेल, फीमेल या बच्चे को वस्तु के समान खरीद बिक्री, ये आपका क्या कहलाता है? मानव दुर्व्यापार कहलाता है। क्लियर? दूसरा, महिलाओं और बच्चों को अनैतिक कार्यों में डालना या अनैतिक दुर्व्यापार। व्यापार कैसा है? बिल्कुल अनैतिक। और इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे? वेश्यावृत्ति भी इसी में शामिल है। क्लियर? वेश्यावृत्ति भी इसी में शामिल है। स्पष्ट है ये? और एक और बोला था मैंने आपसे, देवदासी और दास प्रथा। देवदासी और दास, ये भी किस में आते हैं? आपके आर्टिकल 23 में आते हैं। क्लियर? स्पष्ट है? अब इसके लिए भैया दंड की भी व्यवस्था की गई है, हाँ? और संसद ने अनुच्छेद 35 से ये शक्ति प्राप्त है कि मानव दुर्व्यापार हुआ, बंधुआ मजदूरी हुई,
इसके लिए दंड की व्यवस्था कर सकते हैं। और 2 कानून है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट नाम तो आपको मालूम होना चाहिए। एक कानून बना था 1956 में और एक कानून बना था 1976 में। यार ये 76 ही है ना, 1956 और 76, 56 और 20 76, क्लियर। देखो 1956 वाला कानून क्या कहता है, ये कहता है कि दंड मिलेगा, और संसद ने जो भैया अधिनियम बनाए वो अनुच्छेद 35 से प्राप्त शक्तियों के आधार पर बनाए। और उन्होंने क्या बोला, 1956 में जो अधिनियम बनाया उसका नाम था अनैतिक दुर्व्यापार। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। कब आया था साहब ये, 1956 में आया था। इसी तरीके से 76 में आया था बंधुआ मजदूरी, है बंधुआ मजदूरी प्रणाली। बंधुआ मजदूरी प्रणाली, क्या, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। 1976। क्लियर, हमने आर्टिकल देख लिया। अब देखो इससे अगला आर्टिकल चॉइस जो है अपना नया सेशन, जो मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, उसमें देखेंगे आर्टिकल चॉइस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, आर्टिकल चॉइस भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए राम राम, नमस्ते।